नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार में इस बार मुद्दा क्या होगा? सबसे अहम सवाल ये कि क्या जाति और धर्म के आसपास होने वाले बिहार के चुनाव इस बार मुद्दों पर लड़े जाएंगे? कम से कम दिखलाया फिलहाल यही जा रहा है। और इसीलिए जैसे ही कल चुनाव की घोषणा हुई तो उसके तुरंत बाद नीतीश जी अपने सुशासनी चेहरे के साथ सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जाहिर है अपने कामों के लिए आपसे वोट मांगूंगा। एक नया नारा भी दिया, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। यानी कि युवाओं की जो महत्ता है इस बार अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने की, उसे स्वीकार करने की उन्होंने एक अपनी इच्छा भी जताई। लेकिन युवा उनके खिलाफ खड़े हैं। उम्र में कम उनसे, वो उनके चैलेंजर हैं तेजस्वी और कुछ हद तक चिराग पासवान। तो उनके अपने मुद्दे कौन कौन से हैं? उन मुद्दों की एक फहरिस्त सुकेश आज सामने आई है, हमारे सामने भी पड़ी हुई है। और इन मुद्दों के जरिए चैलेंज किया जा रहा है उस छवि को जो सुशासन और बेहतर बिहार में व्यवस्था बनाने के लिए 15 सालों तक शासन में रहा है। आपको लगता है कि इन मुद्दों के आधार पर उन युवाओं द्वारा, उन युवा नेताओं द्वारा जो चैलेंज किया जा रहा है नीतीश कुमार को, ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है? नहीं, चुनाव में मुद्दे यही होने चाहिए। 15 साल का गवर्नेंस और गवर्नेंस पे सवाल होने चाहिए। सवाल सत्ता से ही पूछा जाएगा और 15 साल जो सत्ता में रहा हो उससे पूछना ही चाहिए। आपने पढ़ के नहीं सुना है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मजदूर सड़क पे है, घर बार मांगता है। युवा सड़क पे है, रोजगार मांगता है। किसान सड़क पे है, अधिकार मांगता है। बिहार सड़क पे है, अब बेहतर सरकार मांगता है। और लास्ट में जो पंच लाइन है, चलो चले बिहार बदले, चलो अब सरकार बदले। ये एक थीम बनाने की कोशिश तेजस्वी की है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार कह रहा हूं कि वो खाली स्लेट पे कुछ नया लिखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने लालू यादव को उस पोस्टर से हटा दिया, उन्होंने तमाम नेताओं को हटा दिया और खुद का चेहरा वहां लगाया है कि मैं युवा हूं, युवाओं के लिए सोचता हूं। तो युवाओं को पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना। और देखिए, बिहार का एक पुराना इतिहास है जिसमें युवा जो है वो जुड़े। जयप्रकाश नारायण के टाइम का आंदोलन देख लीजिए तो बहुत सारे युवाओं ने पूरे देश भर में जो क्रांति की थी उसमें बिहार की एक महती भूमिका थी। ये सब स्टूडेंट लीडर थे जो आज की डेट में आप स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडरशिप बिहार की देखते हैं, वो सब स्टूडेंट लीडर के तौर पे उभरे थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको मुद्दा बनाना, जो सबसे बड़ी वीकनेस कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि नीतीश सरकार को मुद्दों पे नहीं घेर पाई है। आरजेडी जो प्राइमरीली वहां की विपक्ष है, कांग्रेस में वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है। वो किसी को थोड़ा संबल दे सकती है, किसी को थोड़ा सहयोग कर सकती है, लेकिन अपने लेवल पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सेट नहीं कर सकती। ये काम आरजेडी का था और ऐसा माना जाता है कि आरजेडी ने वो नहीं किया। आरजेडी वो करने की कोशिश में है, तेजस्वी ये करने की कोशिश में है। नीतीश कुमार के गवर्नेंस को, जो उनकी यूएसपी आज तक समझा जाता था, उसको वो हिट करने की कोशिश में है कि आपने गवर्न करके नहीं दिखाया। और इसलिए ये मुद्दे, आप बहुत सालों के बाद ऐसे मुद्दे देख रहे होंगे कि आरजेडी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन क्या वो चुनाव के समय ही होगा? क्या चुनाव के समय ये नैरेटिव बन जाएगा? चुनाव के समय ये मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इन मुद्दों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, इन मुद्दों को लेकर सड़क पे एजिटेट करना पड़ता है। क्या 2017 जब नीतीश कुमार छोड़कर गए आरजेडी को, गठबंधन टूट गया, वो बीजेपी के साथ चले गए, तो 2017 के बाद क्या उन मुद्दों को वो लोगों के बीच रख पाए? लोगों ने उस तरीके से रिसीव किया? ये एक बड़ा इशू है। बिहार के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कई बार वो भी रिलक्टेंट लगते हैं, कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के तौर पे नजर आते हैं, कि कई बार वो बहुत अग्रेसिव दिखाई देते हैं, कई बार मुद्दों की बात करते हैं, कई बार बहुत दिनों तक वो दिखते नहीं हैं। तो वो डिस्कोर्स जो एक बनाना पड़ता है सरकार के खिलाफ, वो बनाने में वो नाकाम रहे हैं। क्या अब जो वो इन चीज़ों पे वापस लौटे हैं और उन्हें लगता है कि इसको हम चुनाव का मुद्दा बना देंगे? अगर ये चुनाव के मुद्दे बनते हैं तो हर विषय पे नीतीश कुमार, उनकी सरकार को हर जगह जवाब देना होगा और वो जवाब देना भारी पड़ सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, जो मुद्दे उठाए गए हैं वो मजदूरों से मुतल्लिक हैं और जाहिर है जब करीब 26 लाख लोग कहे जाते हैं कि वापस आए बिहार,
कुछ आंकड़ा तो 40 लाख तक कहता है। तो ये मजदूरों की बात होती है और वो सड़कों पर जब चल रहे थे तो उस सवाल को उठाया गया है। युवा सड़क पर है, रोजगार मांगता है। उसमें कई युवा थे जिन्हें अपना घर बार इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी थी। जाहिर है ये बात सच है। और किसान सड़क पर अधिकार मांगता है। अभी जो किसान बिल आया है तो जाहिर है कि यह किसान बिल एनडीए की तरफ से है और इसका विरोध यूपीए के द्वारा, कांग्रेस और उसके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि बिहार ही सड़क पर है और वो बेहतर सरकार मांगता है। लेकिन यहाँ सुकेश साहब को आश्चर्य होगा, ये तेजस्वी की बातें लग रही हैं, पर इसे ट्वीट किया है लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव का ट्विटर हैंडल उनके परिवार और उनकी पार्टी के लोग ही हैंडल करते हैं। और ये देखिए, ये इनके द्वारा ट्वीट किया गया है जिसमें कि एक छोटी सी कविता भी लिखी गई है। जिसने चलाया पैदल बिहारी, बदल दो उसकी अब की बारी। जिसने छीनी नौकरी सारी, बदल दो उसको अब की बारी। जिसने वोट से की गद्दारी, बदल दो उसको अब की बारी। जिसके राज में हिंसा भारी, जिसके राज में तंग है नारी, बदल दो उसको अब की बारी। जिसने सबकी तरक्की मारी, बदल दो उसको अब की बारी। अब देखिए कि ये लालू यादव कह रहे हैं और लालू यादव अभी फ़िलहाल वो आकर कैंपेन करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन ये सारी बातें वो कह रहे हैं जो शायद उनकी सरकार में जिस तरह से घटित हुई थी वही आधार बनी थी नीतीश सरकार के आने की 2005 में, जिसका नाम जंगल राज दिया गया। तो हम मानकर चलें क्या कि तेजस्वी कम से कम इस तरह की बातें जब सामने रखते हैं तो वो जंगल राज वाला इश्यू जो है, उनके ऊपर एक आरोप जो है, वो कम से कम अब ख़त्म हो सकता है इस तरह के प्रयासों से, इस तरह के प्रोपोजिशंस से, जिसमें कि वो दिखते हैं मुद्दों की बात करते हुए। देखिए, फैक्ट्स सामने रखना पड़ेगा। नैरेटिव बनाने के लिए कुछ आधार चाहिए और मैं आपको बताता हूं। आपने एक एक करके बात बताई, मैं कुछ फौरी तौर पे रिसर्च कर रहा था कि क्या हुआ। आपने मजदूरों की बात की है तो 27 लाख के आसपास माइग्रेंट वर्कर बिहार में लौटे। ये 27 लाख लोग बाहर क्यों गए? 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो मुख्य वादा था कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा लोगों को, बिहार में रहेंगे, बिहार में मिलेगा उनको रोजगार। एक आंकड़ा बताता है कि केरला में जो पर डे जो दिहाड़ी है वो 1500 रुपये है। तेलंगाना में वो 1200 रुपये है। बिहार में वो 300 रुपये है। आप माइग्रेशन को तब तक नहीं रोक सकते जब वहां लोकल लेवल पे जनरेट कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजें। मैं एक और फिगर देख रहा था, इंडस्ट्री 4000 से कम इंडस्ट्रीज हैं बिहार में अभी तक के हिसाब से। कुछ हाल के दिनों में बढ़ी हो तो मुझे नहीं मालूम, जो कुल जो प्रतिशत है। और आपको यह आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझें इसको। वो 1.5% है नेशनल एवरेज का। वो आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, आप दूसरे राज्यों में चले जाइए तो कहीं 14% है, 15% है, 16% है नेशनल एवरेज का। वो 1.5% है बिहार में। तो ये सीधा रिलेट होता है। अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, दिहाड़ी मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। तो ये तो हो गई मजदूरों की बात। आ जाइए किसानों पे या आ जाइए अनएम्प्लॉयड यूथ पे, जिसपे बहुत चर्चा है। जॉबलेसनेस जो है सबसे ज्यादा चर्चा पूरे देश में बनी हुई है। एक फिगर बताता है, सीएमआई का फिगर है, वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की वो फिगर बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 18-19 में बिहार का, वो 30.9 था, किसी भी स्टेट से ज्यादा। वो बढ़कर 2020 में 46.6% हो गया। 46.6%, लगभग 50%, आधी आबादी बेरोजगार। अब ऐसे में जब बहुत सारे मजदूर वहां पहुंचते हैं तो उस आंकड़े को और बढ़ाते हैं और एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट करते हैं कि आखिर करेंगे क्या लोग। ऐसे कोविड एरा में ये चुनाव हो रहा है तो क्या ये इशू बन पाएगा? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जब धीरे धीरे इकोनॉमी खुली है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं, तो लोग वहां से वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, हमको आसानी से काम मिल सकता है और फिर शायद हम
अपने घर को भी संभाल सकते हैं, बिहार में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने घर को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर तेजस्वी ने एक पोर्टल भी बनाया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 4.5 से 5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, पुलिस बल के क्षेत्र में है। वो तो नीतीश कुमार कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? तो वो एक इशू बनाने की कोशिश अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को लेकर कर रहे हैं। तो ये बात हो गई बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों की। अब किसानों की भी कर लीजिए थोड़ी बात। मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूं, फैक्ट्स स्पीक फॉर देम, आई मीन देमसेल्व्स। 211 का एक सेंसस था, उसके हिसाब से जो रूरल एरिया था बिहार में वो 88.7% था, जिनका एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। अब ये बताइए कि जब इतना बड़ा वर्ग आपका एग्रीकल्चर पे, किसानी पे, खेती पे डिपेंडेंट हो, तो उस पर ध्यान भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। एग्रीकल्चर का ग्रोथ हालांकि बिहार में पिछले दिनों में ठीक हुआ है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हैंडल हुई हैं, क्या वो बेटर हो सकती थी? इन तीनों ही मानकों पे अगर देखा जाए, तेजस्वी इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, वो पहले दिन से कह रहा हूं जब से हमने ये सीरीज शुरू की है, कि ये इश्यूज बनने चाहिए, किसी भी चुनाव में बनने चाहिए। देखिए, होता क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इश्यूज को सामने रख करके क्या आप केवल दिखाते हैं कि दरअसल देखिए हम तो मुद्दे उठा रहे हैं, और करते वही हैं जो चुनाव जीतने के लिए अमूमन हर जगह होता है, और वो होता है कि आप अपने प्राइमोडियल लॉयल्टीज़ या फिर अपने कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज़ को ही ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखिए, विकास की बात लगातार कर रहे हैं आरजेडी वाले, ख़ासतौर पर ये बात कही जाती है तेजस्वी यादव के द्वारा। अब प्रधानमंत्री को भी चैलेंज किया गया है, 6 साल तक बिहार की टोह नहीं ली, अब चुनाव में आए हैं शुभचिंतक बनने, अगर सीएम बनने की इच्छा है तो पीएम पद से इस्तीफा देकर आए मैदान में। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात देश भर में करती है, उसका लाभ बिहार को नहीं मिला है। तो आप चीफ मिनिस्टर बनने अगर आना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, जो कि वो नहीं करने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमें लाभ नहीं दे रहे हैं। यानी कि एक एक्सेप्टेंस भी है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों को अगर उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में कर पाई है, तो उसका लाभ बिहार को नहीं मिला है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति का साथ क्यों दे रही है जो सुशासन के नाम पर आया तो सही, लेकिन जो आप आंकड़े सामने रख रहे हैं वो तमाम बातें साबित करती हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर नीतीश जी बहुत बड़े फेलियर हो गए। देखिए, एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है कार्यकर्ताओं का, बाद में उसमें जनता जुड़ जाती है कि हम किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, किस वर्क कल्चर के साथ जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन है वो ये बताने में आज तक कामयाब रहा है कि हमने एक पॉलिटिकल कल्चर बदला है। वो बार बार जंगल राज की याद क्यों कराते हैं, वो बार बार नरसंहार की याद क्यों कराते हैं, वो भ्रष्टाचार की याद क्यों कराते हैं? क्योंकि 15 साल का जो एक मिसरूल जिसके बल पे वो सत्ता में आए थे 2005, वो याद कराकर एक तस्वीर सामने रखना चाहते हैं कि वो तस्वीर पहले की थी और ये तस्वीर हमारे 15 साल की है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मोटे तौर पे यही था कि 15 साल में हमने काम किया है। आप कल मेरे साथ एक शो में, टेलीविजन के एक शो में उनके प्रवक्ता बैठे थे, सीनियर आदमी है, मैंने सिर्फ 2-3 सवाल उनसे पूछे और मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि क्या अपने घर में कोई बुजुर्ग आपके बीमार हो जाए तो क्या अपने शहर में आप इलाज करा सकते हो? क्या ग्रेजुएशन 3 साल में होने लग गया है? क्या नौकरियां सृजित हुई हैं? अगर 3 साल नहीं 5 साल में भी ग्रेजुएशन कर लिया, 4 साल में भी ग्रेजुएशन कर लिया किसी ने, तो क्या ऐसा है कि नौकरी उसको मिल जाएगी? नौकरियों की दिक्कत है, उसमें सिर्फ बिहार ही कोई स्टेट है ऐसा नहीं है।
नेशनल लेवल पे भी अगर ये एवरेज देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बड़ा है। पर और 4 लाख नौकरियां खाली पड़ी रहे तो उसके सामने तो ये दलील थोड़ी लगती है ना। बिल्कुल सही कि बात भाई है। राष्ट्रीय समस्या है, रोजगार तो है, लेकिन 4 लाख फिर खाली क्यों है वहां? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो दो पार्टीज का गठबंधन है तो प्रधानमंत्री उनका साथ क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री पर खुद पर सवाल उठता है कि आप तो 2 करोड़ नौकरियां खुद देने वाले थे हर साल, वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर वो तमाम पार्टियां जो उनके साथ है उनको उनका साथ छोड़ देना चाहिए। राजनीति में ऐसा होता नहीं है कहने के लिए कि वो साथ तो फिर क्यों बातें हो रही हैं कि मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं? असली हकीकत तो यही है कि एक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का, एक वोट बैंक जेडीयू का, एक वोट बैंक आरजेडी का। अब वोट बैंक आपस में लड़ रहे हैं, 2 जुड़ जाएंगे तो तीसरा हार जाएगा। यही हो रहा है ना। फिर ये मुद्दों की बात क्यों की जाती है? देखिए, मुद्दों की बात हर चुनाव में होती है कमोबेश, वो सामने रखने के लिए फ्रंट ऑफिस है वो। नहीं, सिर्फ यही मुद्दे जिनके खिलाफ, जिनके आसपास रिवॉल्व करता है चुनाव, ऐसा नहीं है। जो एबरेशन है उसके, जिसको दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश होती है, वो भी मुद्दे होते हैं। चुनाव देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो मैं बार बार कहता हूं कि वो शिव जी की बारात की तरह है जिसमें हर कोई शामिल होता है। तो ये जो चुनाव है उसमें कुछ रियल मुद्दे होंगे, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो भावनात्मक होंगे, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें आपको एक ऐसा चित्र दिखाया जाएगा कि ये आ जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हम आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? एक वैक्यूम इसलिए दिखता है क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने कौन? तो आज की तारीख में आप स्टेट दर स्टेट अगर ले लें तो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो गया है कि आपको 2 नेताओं में से एक को चुनना है। तो नीतीश जी के खिलाफ कौन? ऐसे में मुद्दे गौण हो जाते हैं और वो पर्सनालिटी हावी हो जाता है कि ये आपके सामने एक व्यक्ति है और वो अपने आप को ट्राई टेस्टेड बताना चाहता है कि मैं ट्राई टेस्टेड लीडरशिप हूं। आप हमें देखिए, आप हमारे सामने वाले को देखिए। तो घोषित उम्मीदवार तो तेजस्वी नहीं है, लेकिन अघोषित उम्मीदवार के सामने जब एक नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी खड़े होते हैं तो कुशवाहा ही छोड़कर चले जाते हैं, उनको मांझी छोड़कर चले जाते हैं कि लालू यादव अपने निकम्मे बेटों को, पोस्टर लगवाया उन्होंने कि निकम्मे बेटों को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ये नैरेटिव क्रिएट होने लगता है चुनाव के वक्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनाने के लिए कि आपको दोनों में से किसको चुनना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप ग्राउंड पे होते हैं, जब आप स्ट्रगल करते हैं लोगों के लिए, लोगों के साथ मिलकर लड़ते हैं, तो वो ग्राउंड तैयार होता है, उसकी सिंचाई होती है, उसको कल्टीवेट करते हैं आप और फिर आप चुनाव में उतरते हैं। लेकिन अगर उसको ग्राउंड तक नहीं ले जा पाए आप पिछले 3, 4, 5 सालों में और आखिरी वक्त पे ये मुद्दे लेकर आते हैं तो कई बार वो कमतर पड़ जाते हैं। तो फिर ऐसे में तो फिर सामने बात यह आ जाती है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में इसीलिए बेहतर उम्मीदवार हैं क्योंकि उनके सामने विकल्पहीनता है। वैसे उम्मीदवार नहीं है जो, जैसा कि सुकेश कह रहे हैं, कि साल दर साल उन्होंने इन मुद्दों को उठाकर ज़मीन पर कैंपेन किया हो और एक अलग से वोट बैंक तैयार किया हो। ऐसा नहीं है, केवल मुद्दे चुनाव के वक्त उठाए जा रहे हैं। क्या ये अगर सच है तो फिर नीतीश कुमार अगर इस बार भी जीत जाते हैं तो जाहिर है कि कही जाएगी कि विकल्पहीनता है वहाँ पे, इस कारण से वो आ गए। पर मेरा यही मूल सवाल है कि क्या चौथा पारी, 4th उनको अटेम्प्ट एट रूल इसलिए देगा बिहार क्योंकि वहां पे विकल्पहीनता है? क्या इतना दिवालियापन हो गया है टैलेंट का बिहार में क्योंकि कोई और नहीं है तो नीतीश जी अपने ही द्वारा वो उम्मीदें जो लगाई गई थी उनके द्वारा उसी पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, बावजूद इसके उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि वहां पर विकल्पहीनता है, तेजस्वी उस लायक नहीं। क्योंकि ये तो नेशनल लेवल पे है, मैंने नेशनल लेवल की बात की, नेशनल लेवल पे भी यही है और ये एक स्टेट में नहीं है कि सिर्फ बिहार में है। बिहार में तो 15 साल का कोई व्यक्ति है वो अपनी पॉलिटिकल इनिंग के बारे में बता सकता है कि मेरा इतना साल का अनुभव है। हाँ, एक व्यक्ति जो अपेक्षाकृत बहुत ही युवा है, जिसका 5 साल का पार्लियामेंट्री जीवन है, वो मतलब उसको बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है, उसको बहुत लर्न करने की ज़रूरत है, बहुत अनलर्न करने की ज़रूरत है। तो ये बनाने की कोशिश बिहार में होगी, सिर्फ बिहार में नहीं होगी, ये हर जगह होगी जहाँ पे एक व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है अपोजिशन में, तो उसे अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा ऑल्टरनेट हूँ। ये टीना फैक्टर जो है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में कोई नया नहीं है। ये जो व्यक्ति पूजा की जो परिपाटी है, और मैं कह रहा हूं कि आज से नहीं है,
आप गांधी से शुरू करिए, नेहरू से शुरू करिए, आप इंदिरा गांधी को ले आइए, आप राजीव गांधी को ले आइए, एक व्यक्ति के पीछे आप साउथ की राजनीति में चले जाइए, तब तो वहाँ और भी है कि एक व्यक्ति के पीछे पूरा लामबंद होने की परिपाटी रही है। आप बिहार भी चले जाइए, ऐसा ही हुआ है। एक ज़माने में लालू यादव थे, उसके बाद नीतीश कुमार आए। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हो, ये हमारे साइकी के अंदर आ गया है कि ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। ये डिस्कोर्स जब तक खत्म नहीं होगा, ये नैरेटिव जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक मुद्दे हावी नहीं हो पाएंगे। इन मुद्दों पे चुनाव लड़िए, उस पे जवाब दीजिए कि आपने किया कि नहीं किया। आप ईमानदारी से पूछिए, जेडीयू के प्रवक्ता भी आपको बताएंगे, बीजेपी के भी प्रवक्ता बताएंगे आपको कि 100% तो सक्सेसफुल हम नहीं कह सकते अपने आप को, लेकिन हमने इस दिशा में बहुत आगे बढ़ के काम किया है, बेहतर काम किया है। और आप हमारे काम को और पिछले 15 साल के काम को, 15 साल पहले जो काम हुआ और 15 साल आज जो काम किया, 15 साल दोनों की सत्ता आ गई है, दोनों को चुन लीजिए, दोनों में से एक को चुन लीजिए। फिर वो जनता पे छोड़ देते हैं कि जनता के सामने वो दोनों खाका पड़ा है, आप उनमें से एक। अब वही बात है सुकेश कि आखिर में हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि क्या तेजस्वी वो विश्वास नहीं जगा पाए हैं। और जाहिर है कि अगर वो विश्वास जगाने में आंशिक रूप से ही सही नीतीश कुमार अगर सफल रहे हैं, तो फिर उन्हें मौका चौथी बार भी क्यों न दी जाए। क्या तेजस्वी यादव उस पैमाने पर खरे उतरते हैं जिसमें जनता को लगी कि अगर नीतीश कुमार ने नहीं काम पूरा किया तो हम तेजस्वी को दे दें ये मौका? ऐसा लगेगा क्या? और क्या उसमें उनकी अपरिपक्वता या अनुभवहीनता या इमैच्योरिटी ये सब आड़े आएगी? क्या उनका उम्र दराज होना, इनका कम उम्र का होना, ये सब भी फैक्टर होगा क्या? पॉलिटिक्स में ये तो प्ले करता ही है। एक जो इनर्शिया कहते हैं उसको, जड़ता, जो पिछले 5 सालों में कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रशासन में आई है। 2010 की जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता थी, वो 2020 में नहीं है। लेकिन वो अपने आप को अभी भी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन समझते हैं। उन्होंने आरजेडी को कन्विंस किया, आरजेडी अपने आप को उनसे बड़ी पार्टी मानती है, लेकिन उन्होंने कन्विंस किया कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे तभी आप जीत पाओगे। तो वो आरजेडी के साथ भी गए, तो आरजेडी भी उनके साथ गई, तो नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर गई। बीजेपी जो उनसे बड़ी बिटर लड़ाई में थी, वो भी उनके साथ गई, तो नीतीश कुमार को चेहरा बनाना पड़ा। 2 सीट जीते थे 2014 में, वो 2019 में वो 2 सीट जो वो जीते थे वो 17 सीटों पे लड़े। तो ग्राउंड कंसीड करने वाली बात यहां पे बीजेपी के लिए दिखाई नहीं देती है। बीजेपी बाकी स्टेट्स में बड़ी अग्रेसिव होती है, लेकिन बिहार की जो इक्वेशन है उसको देखते हुए उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार एक ट्राइड टेस्टेड लीडरशिप यहां पे है, उसको चैलेंज करना किसी भी अपोजिशन के लिए मुश्किल है और हमारे लिए बेस्ट बेट यही हो सकता है। और शायद इसी को देखकर आगे कर दिया नीतीश कुमार को कि जनता को यह तय करना है कि नीतीश कुमार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी है, और बिहार का अब आगे जो विकास होगा ये दोनों मिलकर इस विकास को जारी रखेंगे। और उस विकास के दम पे वो इस चुनाव में जाना चाहेंगे। वो इन मुद्दों को क्या एड्रेस करते हैं चुनाव में, क्या इसको मुद्दा बनने देते हैं वो चुनाव में, ये बड़ी बात है। ये देखने वाली बात है। अब देखिए कि हमने चर्चा जो शुरुआत की थी वो मुद्दों के आधार पर चुनाव होंगे और किन मुद्दों के आधार पर होंगे उससे शुरू की थी। बात खत्म करते करते हम व्यक्ति पर आ गए, क्योंकि बिहार की सच्चाई ही ये है चुनाव की कि वहाँ पर दरअसल वो व्यक्ति और उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा वो कास्ट इक्वेशन सबसे प्रभावी आखिर में हो जाता है और जीत उसी की हो जाती है। मुद्दे लेकिन महत्वपूर्ण हैं। आप मुद्दों को कम करके मत आकिए। रोजगार सबसे बड़ा सवाल है और उस सवाल से अपना मुंह मत फेरिए। चाहे जीते जो भी, तेजस्वी बनाए सरकार या नीतीश कुमार, सबसे अहम है रोजगार। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, पहले वोटरों को और फिर बाद में शायद नेताओं को। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अपना समर्थन अपने शेयर और लाइक्स के जरिए लगातार इसी तरह बनाए रखिए। नमस्कार।